गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम कैमरे की वजह से मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं। हम क्लास तो आज भी आगे करेंगे और देखेंगे कि आज हमारा न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर जो है वो कौन सा 4th चैप्टर है। और अब ये आपके पार्टनर्स के साझेदारी की चैप्टर कंटिन्यू चलेंगे, जैसे हमने आपको फर्स्ट पढ़ाया है ना, सामान्य साझेदारी, फिर पुनर्गठन, अब नए साझेदार का प्रवेश। तो नए साझेदार का प्रवेश कहलाता क्या है, पहले हम इसके बारे में देख लें। तो एक नॉर्मल सा अपन यहाँ पर देखेंगे कि नए साझेदार का प्रवेश के भाई हमारी ये साझेदारी फर्म है, इस साझेदारी फर्म में 2 साझेदार हैं पहले से, और कोई तीसरा व्यक्ति हमारी साझेदारी फर्म में आ रहा है, एंट्री ले रहा है, ठीक है, प्रवेश कर रहा है। तो क्या हम उस साझेदार इस व्यक्ति को फर्म में प्रवेश दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो ये किस पे डिपेंड करता है? साझेदारी संलेख के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश दे सकते हैं या नहीं। यदि साझेदारी संलेख में लिखा है कि साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता तो देंगे, और नहीं लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो नहीं देंगे। लेकिन साझेदारी संलेख जो है वो ऐच्छिक होती है, आप चाहो तो बनाओ या ना बनाओ। यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया है तब क्या करेंगे? तो साझेदार किसी भी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से देते हैं, है ना। अब यहाँ पर 2 साझेदार, मान लेते साझेदारी संलेख नहीं बना है, तो यदि ये दोनों एस बोलेंगे तभी इस व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश दिया जाएगा, और नहीं तो नहीं देंगे हम। यदि इनमें से एक हाँ बोलता है और एक मना करता है तो भी इसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश तभी दिया जा सकता है जब सभी साझेदार सहमत हो, ठीक। अब यहां पर आता है कि मान लेते हैं 1 जनवरी ठीक 2020 को इसने एंट्री ली फर्म में, ठीक है। तो 1 जनवरी 2020 के पहले के कार्यों के लिए जो भी कार्य फर्म द्वारा किए गए हैं लिए जो साझेदार है, नया साझेदार उत्तरदायी नहीं होगा, है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1 जनवरी को उसका प्रवेश होता है, नया साझेदार वो बन रहा है यदि फर्म में, तो 1 जनवरी 2020 के पहले फर्म ने जितने भी कार्य किए हैं उसके लिए नया साझेदार का कोई भी दायित्व नहीं बनता, कोई उत्तरदायी नहीं होगा वो, ठीक है। अब लेकिन 1 जनवरी 2020 के बाद सभी कार्यों के लिए फर्म जितने भी कार्य करती है सभी कार्यों के लिए नया साझेदार क्या होगा? उत्तरदायी होगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ये 2 चीजें। तो हम देखते हैं अब नया साझेदार का प्रवेश तो क्या है, ये आपका थोड़ा सा डिटेल। साझेदारी संलेख के अनुसार किसी भी व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है, और साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार विद्यमान साझेदार, मतलब जो साझेदारी फर्म में साझेदार हैं, तो विद्यमान सभी साझेदारों की सहमति से किसी व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है, ठीक। अब आती है वैधानिक स्थिति, अभी जो हमने आपको बताया था। तो वैधानिक स्थिति क्या है इसकी? ये अधिनियम की धारा 31(2) के अनुसार नया साझेदार प्रवेश की तिथि के पूर्व फर्म के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब जैसे 1 जनवरी 2020 को उसने एडमिशन लिया, ठीक, यहाँ पर 1 जनवरी 2020 को उसने एडमिशन लिया, तो फर्म के किसी भी कार्य के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक। और प्रवेश के पश्चात फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।
1 जनवरी 2020 के बाद फर्म जो भी काम करेगी उसके लिए नया साझेदार फर्म के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसकी डिटेल है कि वैधानिक स्थिति क्या है, साझेदार फर्म का प्रवेश, किसी व्यक्ति को हम फर्म में प्रवेश कब दे सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम किसी व्यक्ति को या किसी नए साझेदार को हम फर्म में प्रवेश देते क्यों हैं, या हम बोल सकते हैं कि नए साझेदार की प्रवेश की आवश्यकता या दशाएं। कब हम किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश देंगे, तो नंबर 1 कंडीशन देखेंगे आप, स्थायी पूंजी हेतु। स्थायी पूंजी मतलब जब फर्म को अपन ऐसा मान लेते हैं कि भाई फर्म को पैसे की ज़रूरत है, ए और बी हैं ये साझेदार और इनको पैसे की ज़रूरत है, तो ए और बी बैंक से लोन भी ले सकते हैं। लेकिन बात ये होती कि यदि बैंक से लोन लेंगे तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि, ठीक। लेकिन जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ में क्या लेके आता है, पैसा लेके आता है ना। तो इन्होंने बोला है कि जब फर्म को स्थायी पूंजी की आवश्यकता हो तो वो फर्म में किसी नए व्यक्ति को साझेदार बना सकती है। तो इसमें क्या लिखा देखो, फर्म के विस्तार एवं विकास के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता हो और वर्तमान साझेदार उसकी पूर्ति करने में कैसे हो, असमर्थ हो। वर्तमान साझेदार के पास पैसा ना हो तो वो नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दे सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, विशिष्ट ज्ञान के कारण, तो फर्म को उचित रूप से संचालन करने हेतु या संचालन हेतु किसी विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो तो ऐसी विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो भाई अपन क्या कर सकते हैं कि भाई पैसों के लिए अकेली साझेदार नहीं बनाती, बल्कि किसी विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भी हम फर्म में साझेदार बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक चार्टर अकाउंटेंट की फर्म है, उसमें एक सीए को साझेदार बनाया जा सकता है क्योंकि वो उसके पास विशिष्ट योग्यता है। या फिर एक स्कूल में किसी टीचर को, किसी प्राइवेट टीचर को या किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से किसी विशिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति को हम फर्म में साझेदार बना सकते हैं। एक वकील को भी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। भाई वो कोई केस वगैरह होते हैं फर्म के अगेंस्ट तो वो उनको देखेगा, देख रेख करेगा, ठीक, तो केस लड़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा, किसी विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं बनाते हैं। अगला है प्रभावशाली व्यक्ति। अब जब फर्म को किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता हो तो फर्म राजनीतिक या असामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, है ना। जो फर्म को राजनीतिक ने बोला, जब फर्म को किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता हो जो फर्म को राजनीतिक और असामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। मतलब इनका मतलब राजनीतिक और असामाजिक से मतलब होता है कि भाई गुंडे वगैरह हैं उनसे बचाने वाले कोई दमदार व्यक्ति हो, की पर्सन हो, ठीक, जिसको देख के व्यक्ति डरते हो, या फिर उसकी क्या हो, पावर होता है उसके पास। तो इस प्रकार से क्या हो, जब उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की, प्रभावशाली व्यक्ति की, मतलब राजनीतिक भी हो सकता है, वो राजनीतिक कोई नेता वगैरह भी हो सकता, फर्म में साझेदार बन जाते हैं, ठीक है, सिर्फ नाम के लिए भी हो सकते हैं। असामाजिक सुरक्षा की प्रदान करने के लिए, भाई गुंडे वगैरह से बचाने के लिए भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति को फर्म में साझेदार बना सकते हैं। कर्मचारी को प्रोत्साहन देने के लिए, किसी कुशल कर्मचारी जिससे फर्म की लाभार्जन शक्ति में वृद्धि हो, यहाँ पर क्या लिखा है, जिससे फर्म की लाभार्जन शक्ति में क्या हो, वृद्धि हो, प्रोत्साहन देने के लिए साझेदार बना सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी फर्म में एक व्यक्ति है, ये 1981 से काम कर रहा है ना। आज सन 2020, इतने साल इसने मेहनत की और इसकी मेहनत से आज फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस लाभ के लिए, है ना, कौन व्यक्ति, ये व्यक्ति की मेहनत है, इस लाभ में किसकी मेहनत है, इस व्यक्ति की मेहनत बहुत ज़्यादा साझेदारों को दिख रही है कि हमारा कर्मचारी जरूर है, काम जरूर करता है, लेकिन इसने इतनी मेहनत कितने सालों से कि हमें फर्म को बहुत अधिक लाभ हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए
हमने उसको साझेदार बना लिया। तो भाई पहले भी नौकर था, कर्मचारी था, काम करता था, लेकिन आज वो फर्म में क्या हो गया है, साझेदार बन गया, मतलब मालिक बन गया। तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए भी हम फर्म में किसी व्यक्ति को साझेदार बना सकते हैं, कुशल कर्मचारी को, अच्छे कर्मचारी के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में। तो अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा से मतलब ये है कि जब साझेदारी फर्म में किसी व्यक्ति के अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु करने पर साझेदारों की संख्या एक बचे, सिर्फ एक ही व्यक्ति रह जाए, तो ऐसी दशा में किसी व्यक्ति को हम साझेदारी फर्म में प्रवेश देते। क्यों? क्योंकि साझेदारी फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, विशेषता है ना। साझेदारी में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति, 2 से ज्यादा हो सकते लेकिन 2 से कम नहीं। यदि एक व्यक्ति बचा है तो वो तो साझेदारी फर्म कहलाएगी नहीं। इस वजह से हमें किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश देना होगा यदि किसी की मृत्यु या अवकाश ग्रहण पर सिर्फ एक व्यक्ति ही रह जाता है तब। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी आवश्यकताएं या दशाएं, इंपॉर्टेंट है थ्योरी के क्वेश्चन आपके। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो होता क्या है कि भाई हमारे पास यहाँ देखेंगे कितने साझेदार हैं। मान लो ये फर्म है और यहाँ पर 2 व्यक्ति ए और बी, और एक सी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश कर रहा है फर्म में। तो पहले ये लोग 2:2 में या 2:3 में लाभ हानि बांटती थी। तो जो नया साझेदार आ रहा है वो भी तो भाई फर्म में कुछ हिस्सा प्राप्त करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो हमें क्या देता है, पैसा। ठीक है, और पैसा देता है तो एक तो वो देता है किसके लिए, फर्म की संपत्ति और दायित्व में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए फर्म को पूंजी देता है। ठीक है, नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो कुछ पैसा लेके आता है जो फर्म की संपत्तियों में उसको अधिकार देता है, उसको हम बोलते हैं पूंजी। और जब वो फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो पैसा देता है वो कहलाता है ख्याति। ठीक है भाई, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए उसने क्या दिया, पूंजी दी है, और फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने की नया साझेदार क्या देता है, ख्याति देता है। ख्याति क्या कहलाता है, ये हम आपको पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो नए साझेदार को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा लाभ में हिस्सा, उसका भी तो कुछ अनुपात होगा। तो कौन देगा, ए देगा कि बी देगा। ठीक, तो जैसा सवाल में लिखा हो वैसा हम काम करते हैं। और यदि सवाल में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना बता दिया कि नए साझेदार का लाभ में हिस्सा 1/5 है और ए और बी का लाभ में हिस्सा 2:3 है, तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले नए साझेदार को देते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको देंगे, नए साझेदार को। और एक कंडीशन क्या कहलाती है, जब पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहे। ठीक, तो ये हमें पता कब चलेगा, जब पुराने साझेदारों का अनुपात दिया हो और नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, तब ये कहलाता है कि पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहेंगे, मतलब उनको पुराने अनुपात में ही लाभ हानि मिलेगा, उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन पहले समझना है कि क्या बोल रहे हैं, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉल करके पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो व्हाट्सएप पे पूछते हैं उसमें हमें रिप्लाई करने में, आपके क्वेश्चन करने में बड़ा टाइम लग जाता है। उससे अच्छा तो कि आप 1 मिनट में कॉल करेंगे, 1 मिनट में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका जो भी डाउट है वो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों आप 2-5 मिनट खराब करते हैं, अपने भी और हमारे भी। आप सीधा कॉल करेंगे और आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या लिखा है, आवासा 3 साझेदार हैं, लाभ हानि विभाजन 6/14, 5/14 और 3/14 है। उन्होंने दा को नया साझेदार बनाया, तय किया गया कि उसका हिस्सा 1/8 निश्चित किया गया। पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही कायम रहेगा। देखो लिखा है जी, पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही कायम रहा, सब साझेदारों का नवीन लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात बताइए। तो अब ध्यान देना है आपके लिए, यहाँ पर क्या बात ध्यान देंगे हम कि पहले हम लिखेंगे 3 साझेदार हैं आबासा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ
बा तथा सा का लाभ हानि अनुपात बराबर, ये कितना दिया है 6, 5, 3, 6 अनुपात 5 अनुपात 3, ठीक है। 6, 5, 11, 3, 14, सबके बटे में 14 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया साझेदार कौन है? दा। और दा का भाग कितना है? 1/8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आपको हम तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हम पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात लिखते हैं, फिर उसके बाद नए साझेदार का भाग। तो यहाँ लिखेंगे नए साझेदार दा का भाग, और दा का भाग कितना दिया है? 1/8 ये दिया है। अब सवाल में देखो क्या लिखा है, पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही कायम रहा। मतलब पुराने साझेदार नहीं चाहते कि उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम नए साझेदार को देंगे और बचा हुआ लाभ पुराने, बचा हुआ जो भाग है उसको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होगा, हम सबसे पहले किसको देंगे? नए साझेदार। नया साझेदार कौन है? दा। तो लिखेंगे दा को 1/8 भाग देने के बाद शेष ठीक है। कितना बचेगा? आपको एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ऊपर का जो अंश है वो हर के बराबर करना होता है। अंश में कितना? 1, हर में कितना है? 2। ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो हमें 1 को 8 के बराबर करना है। तो 1 में कितना प्लस कर दें कि 8 हो जाए? 7। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? 7, नीचे कितना आ जाएगा? 8। मतलब शेष भाग कितना बचा? 7/8। ध्यान देंगे कि जो 1 है हमें 8 के बराबर करना है, तो कितना जोड़ेंगे हम? 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब शेष कितना बचेगा? 7/8। और इसका मैथ्स का तरीका भी है ना। मैथ्स में क्या होता है कि भाई हम यहाँ पर आपको करना नहीं है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। माना कुल भाग कितना है? 1 हम मान लेते हैं। 1 में से हम सबसे पहले नए साझेदार को दे देंगे 1/8। इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं? 1 ही मानेंगे। इनका टोटल कितना है? लघुत्तम कितना आएगा? 8 और 1 का 8 गुणा कर देंगे। 8 एकम 8। अब 3 गुणा करो, 8 एकम 8, 1 एकम 1, मतलब शेष कितना बचेगा? 7/8। तो ऐसा हम करते नहीं हैं, हम तो आपको शॉर्ट में बताते हैं कि शॉर्ट तरीका क्या है कि दा को 1/8 भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा? 7/8। 7 कैसे आया? 1 में हम कितना जोड़ दें कि 8 के बराबर हो जाए? 7। यहाँ लिख देंगे 7/8, ठीक है। अब देखो, अब निकालेंगे हम आ का भाग। आ मतलब पुराना साझेदार, तो आ का भाग हमने बताया था ना, सबसे पहले हम नए साझेदार को दे देते हैं और बचा हुआ भाग पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देंगे। मतलब आ का भाग कितना है? अब उसको मिलेगा 7/8 का जो शेष बचा है। पहले कितना मिलता था? 6/14। इनका गुणा लघुत्तम ले लेंगे। अब का मतलब क्या होता है? गुणा। ध्यान रखना, का मतलब होता है गुणा। तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ठीक है। तो 6, 7, 42 और 14 112, ठीक है। कितना आ जाएगा? 112। फिर निकालेंगे ऐसे हम बाका भाग। बाका भाग इसको भी शेष का मिलेगा। शेष कितना बचा है? 7/8। 7/8 का पहले कितना मिलता था? 5/14। का मतलब क्या होता? गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 7 पना 35, 14 112। फिर लेंगे हम सा का भाग। तो सा को भी शेष का मिलेगा। शेष कितना है? 7/8। इसका कितना लेंगे हम? 7/8 का 3/14, ठीक। का मतलब क्या होता है? गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 7 3 21 और 14 112, ठीक। अब हम क्या लेंगे? नया अनुपात।
सभी का नया अनुपात। तो आ का कितना आया 42/112, बा का कितना है 35/112, सा का कितना है 21/112 और दा नए साइंदर का कितना 1/8। तो हमने बताया ना कि सबके हर जो होते हैं वो समान। देखो सबके बटे में आ बा सा सबके बटे में 112 है, तो हमें दा के बटे में 112 करना पड़ेगा। कितना है 8, तो 8 में हम कितने का गुणा करें कि 112 हो जाए, तो 14 112 कितने का गुणा होगा 14 का, तो 14 का नीचे होगा और 14 का ऊपर। तो यहां पर हम ले लेंगे, है ना, यहां पर हम लेंगे पहले साझेदार का भाग कितना है 42, 35, 21 और 14 एकम 14। ठीक है, अब इसको काट दो, कितने से कट जाएगा भाई 7 से कट जाएगा। 7 छंग 42, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 पना 35, 7 21 और 7 दूनी 14। तो देखो आप ध्यान से, ये पुराने साझेदारों का भाग इतना था 653 आ गया, 653 वही आ गया। और इस ऐसी कंडीशन में एक चीज आप बहुत ध्यान से रखेंगे कि जो ऐसी कंडीशन में कौन सी, जब पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहेंगे, ऐसी कंडीशन में पुराना अनुपात ही इनका त्याग अनुपात निकलता है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उस पर आपको फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इन्हें कहा था कि हमें क्या बताना है, नवीन लाभ हानि अनुपात बताना था और त्याग अनुपात। अब त्याग अनुपात कैसे निकलता है, आपको आंसर तो हमने बता दिया क्या आएगा, जो पुराना अनुपात है वही आएगा, लेकिन कैसे, यहां लिखेंगे हम पहले तो पुराना अनुपात, आवासा का पुराना अनुपात, या सीधा वो तो हम लिख ही चुके, नया भी लिख दिया है, सीधा अपन अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे त्याग अनुपात बराबर त्याग अनुपात बराबर, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था प्राप्ति अनुपात कैसे निकालते हैं, त्याग अनुपात कैसे निकालते फॉर्मूला। तो त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये होता है त्याग अनुपात। ठीक है, तो पहले हम किसके निकालेंगे, आ का। पुराना अनुपात हमें पता है 6/14 है, देखो कितना 6/14। नया अनुपात कितना है 6, 5, 3 14 और 2 16, इन सब का टोटल कितना आ जाएगा 16। 6, 5, 11, 3, 14, 2 16। तो नया अनुपात कितना है 16, कितना आएगा 6/16, तो -6/16। पुराने अनुपात में से हमने नया अनुपात माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 6/16। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इनका हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। भाई लघुत्तम हम लेंगे तो हमारे पास एक तो होता है लघुत्तम कि हम गुणा करके ले लें, या फिर सीधा हम क्या करते हैं बिना गुणा किए हुई लघुत्तम ले लें। तो हम बिना गुणा करके लघुत्तम ले लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। 14 गुणित गए 16, 16 गुणित गए 14, 14 गुणित गए 16, कितना आएगा 224। अब तिरेक गुणा कर दो इसका, जब गुणा करके लघुत्तम लेते तो तिरेक गुणा करना। 16 छंग 96 माइनस 14 गुणित गए 6, तो 14 गुणित गए 6 कितना आएगा 84। अब देखो कितना 96 में से 84 माइनस कर दो, सो कितना बचेगा 12, 12/224। ऐसे हम निकालेंगे बा का भाग, अभी काटेंगे नहीं अपन, पहले सबके निकालो। बा का भाग देखेंगे, पुराना 5/14, देखो ध्यान दो यहाँ पर जी लिखा 5/14 माइनस नया 5/16, कहाँ है नया वाला जी लिखा है
5/16। इनका भी लघुत्तम कितना आएगा 224। 16 और 14 का गुणा कितना होगा 224 गुणा का 2। 16 पंचे 80 और 14 पंचे 70। तो कितना त्याग किया इसने 10/224। अब हम लेंगे साका पुराना 3/14 नया सॉरी अनुपात का निशान लग गया। यहाँ पर अपन किस चीज का निशान लगाना है अपन को माइनस का। माइनस नया कितना है 3/16। तो यहां पर लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 14 और 16 का 224। जब गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो एक गुणा करेंगे 16 48 माइनस और 14 42। अब इसमें कितने की कमी हो गई 6/224। देखो हर सबका समान है 224 इसका भी है बा का भी है और सा का। तो हम यहां पर लिखेंगे त्याग अनुपात बराबर पहले का कितना है 12 दूसरे का कितना है 10 और तीसरे का कितना है 6। 2 से कैंसिल कर देंगे 2 छंग 12 2 पंचे 10 2 3 6। कितना आ गया इनका त्याग अनुपात 6:5:3। तो अब यहाँ पर हमें देखना है देखेंगे आप क्वेश्चन में ध्यान से कि इन्हें पूछा था नया अनुपात और पुराना अनुपात। तो क्वेश्चन में आपका नया अनुपात कितना आ रहा है देखो 6:5:3 2 और जोड़ दिया अपन ने नए का ठीक है। और त्याग अनुपात कितना आ रहा है 6:5:3 मतलब जो पुराना था वही उसका त्याग अनुपात होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आता है। किस में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आपको ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्वेश्चन देखो सीधा टिक लगाओ ठीक। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राम श्याम और मोहन 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि विभाजन का अनुपात 10/22 8/22 और 4/22 है। उन्होंने नारायण को नवीन साझेदार बनाना तय किया। उसका हिस्सा 1/8 है। पुराने साझेदारों ने पुराना अनुपात कायम रखा। नए साझेदार का नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात बताइए। देखो वही कंडीशन जब पुराने साझेदारों को कौन सा अनुपात रहेगा पुराना अनुपात रहेगा तब। तो यहां पर हम लिखेंगे राम श्याम व मोहन का लाभ हानि अनुपात कितना है 10:8:4 10:8:4 ठीक है। ये छोटा अनुपात हम और छोटा भी कर सकते हैं इसको चाहे तो हम 2 से काट दें। कट रहे हैं सभी 2 पंचे 10 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 इतना हो गया। इसको अपने ऐसे काट दिया 2 से काट दिया तो 6 5:4:2 ये इनका अनुपात है ठीक। नहीं करना तो भी ऐसा चल जाएगा अपन कर लिया ज़्यादा अच्छा है। अब देखेंगे नया साझेदार कौन है तो नारायण को 1/8 के लिए साझेदार बनाए। तो नए साझेदार नारायण का भाग कितना है 1/8। और सवाल में कहा है कि पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात ही कायम रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले नए साझेदार को देंगे मतलब यहां लिखेंगे नारायण को 1/8 भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा शेष अब भी बताया था हमने। और ऐसे ही क्वेश्चन था कितना बचेगा 7/8। अब लिखेंगे राम का भाग तो जो पहले मिलता था वही मिलेगा सिर्फ शेष का मिलेगा। तो शेष कितना है 7/8। तो 7/8 का पहले कितना मिलता था 5 5/11 5 4 9 और तो 11।
अब का मतलब क्या होता है? गुणा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 7 पना 35 और 11 अट्ठे 88। राम के बाद श्याम का भाग, श्याम का भाग, इसको भी शेष का मिलेगा। शेष कितना है? 7/8। 7/8 का पहले कितना मिलता था? 4। 4/11। का मतलब होता है गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 7 चौको 28 और 11 अट्ठे 88। मोहन का भाग, मोहन का भाग, इसको भी शेष का मिलेगा। शेष कितना है? 7/8। तो 7/8 का 2/11। का मतलब गुणा। तो 7 दूनी 14 और 11 अट्ठे 88। 14/88। नया अनुपात निकालेंगे हम, सभी का नया अनुपात। तो नया अनुपात पहले साझेदार का कितना है? जी लिखा देखो, 35/88। 35/88 अनुपात। दूसरे का 28/88। तीसरे का 14/88 और चौथा नए साझेदार नारायण का कितना? 1/8। जी लिखा 1/8। ठीक है। तो अब हमें इसको भी 8 को क्या बनाना? 88। कितने का गुणा करें हम 8 में कि 88 हो जाए? 11। तो 11 का ऊपर होगा और 11 का नीचे। जितने का हम नीचे करेंगे उतने का ऊपर। तो यहाँ पर इनका अनुपात आएगा, पहले का 35, दूसरे का 28, तीसरे का 14 और चौथे का 11। ठीक है। अब इसको किसी संख्या से हम काट तो सकते नहीं, मतलब यही नया अनुपात है। अब हमने आपको कहा था कि ऐसी कंडीशन में पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही रहता है। तो 35, 28 और 7 को यदि हम काटेंगे 7 से 14 को 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है। कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 चौको 28 और 7 पना 35। देखो 7 5 4 2 आ जाएगा इन तीन को काटने पर। इन तीन को काटने पर आपका कितना आ जाएगा? 5 4 2, मतलब वही है उनका। अब हमें निकालना है त्याग अनुपात। तो यहां लिखेंगे त्याग अनुपात बराबर त्याग अनुपात बराबर क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक। तो पहले लिखेंगे राम का पुराना अनुपात, ये लिखा है 5/11 माइनस नया अनुपात, ये है कितना है नया अनुपात इनका? 35, 28, 14, 11। तो 35/88 ऐसा कर लेंगे। इनका टोटल कर लो, 50, 60 कितना आ जाएगा? 50, 60, 70, 72, 5, 70, 78, 88। ठीक है। कितना आ जाएगा? 35/88। अब हम लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पर देखो लघुत्तम अपन गुणा करके नहीं ले, बहुत लंबा चला जाएगा। हम 88 लेंगे। लघुत्तम क्या कहलाता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 11 का भाग भी चला जाए और 88 का भी। तो कितना आएगा? 88। ठीक है। अब 11 का भाग 88 में कितने बार जाएगा? 8 बार। 11 अट्ठे 88 और 8 का गुणापन ऊपर कर देंगे अंश में 5 में। तो 8 पंचे 40 माइनस 88 का भाग 88 में एक बार जाएगा। 88 कम 88 और एक आया तो एक का ऊपर गुणा कर दो। 35 से कम 35, मतलब 5/88 ये बचा त्याग। राम के बाद श्याम। अगला साझेदार कौन है? श्याम। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना कितना है? 4/11 माइनस नया कितना है?
28/88। इनका भी लघुत्तम हम 88 लेंगे। 11 अट्ठे 88 और 8 चौको 32 माइनस 88 कम 88 और 28 कम 28, तो यहाँ पर कितना आएगा 4/88। मोहन का त्याग निकालेंगे। पुराना अनुपात मोहन का 2/11 माइनस नया 14/88, तो इनका लघुत्तम कितना आएगा 88। 11 अट्ठे 88 और 8 दूनी 16, 88 एकम 88 और 14 एकम 14, तो 2/88। त्याग अनुपात, त्याग अनुपात में देखेंगे पहले का कितना है 5/88, दूसरे का 4/88, तीसरे का 2/88। सबके हर समान है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना 5:4:2, ये लिखेंगे हम डायरेक्ट 5:4:2। देखो यही इनका पुराना अनुपात दिया था, देखो दिया है पुराना अनुपात, यही उनका पुराना अनुपात है। तो हमने आपको पहले बताया ऐसी कंडीशन में जब पुराने अनुपात कायम रहते हैं, ऐसी कंडीशन में पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात निकलता है। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया हो आप कॉल करेंगे, आपको 1 मिनट में सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है, आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल देखेंगे। आपको कुछ होमवर्क अभी नहीं देंगे, हम आगे करेंगे, सवाल बाद में होमवर्क देंगे।